गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और आज स्टूडेंट हम लोग अपने सरफेस केमिस्ट्री के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में कल हमने देख लिया था कि एब्जॉर्प्शन क्या क्या होता है, रिसोर्सन और शोषण क्या होता है, कैटलिस्ट एंड देयर टाइप्स मतलब उत्प्रेरक एवं उसके प्रकार देख लिए थे, उत्प्रेरण देख लिए थे, कैटलिसिस देख लिए थे। तो इन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट आज हम लोगों को जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें है पहला ट्रू सॉल्यूशन। क्या स्टूडेंट? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मतलब होता है वास्तविक विलयन। क्या होता है स्टूडेंट? वास्तविक विलयन होता है। दूसरा आज हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है? कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स में आज आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, इसके लिए एक अलग से क्लासेस लगेंगी, उसमें आप लोगों को वो क्लियर किया जाएगा। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन के बाद तीसरा आ जाता है स्टूडेंट सस्पेंशन। क्या आ जाता है स्टूडेंट? सस्पेंशन, निलंबन। निलंबन। तो टोटल आज हम लोगों को 3 सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है। 1 मिनट रुकेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग टोटल 3 सॉल्यूशन के बारे में आज देखेंगे, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में। तो एक एक करके तीनों को स्टडी करते हैं। इस तरीके से स्टडी करते हैं कि इनका डेफिनेशन भी क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी क्लियर होनी चाहिए, जिससे अगर पेपर में अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और अगर आपको डिफरेंस बिटवीन लिखने के लिए आता है, अंतर लिखने के लिए आता है, तो आप अंतर भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू सॉल्यूशन? वास्तविक विलयन से आप क्या समझते हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल रहते हैं। इट इज नॉट सीन बाय नेकेड आइज, जिसको खुली आंखों से नहीं देखा जाता है। मीन्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एनी सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉलर, वेरी माइन्यूट, एंड इट कैन नॉट बी सीन विथ माइक्रोस्कोप और नेकेड आइज। ना तो इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और ना ही नेकेड आइज से देख सकते हैं। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। वैसे विलयन को अपन क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। एक ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित अवयवी विलेय के कण अत्यधिक महीन होते हैं, ना तो इनको खुली आंखों से देखा जा सकता है और ना ही इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन कहलाएगा। द सॉल्यूशन in which constituent solute particles are very minute and they cannot be seen with naked eyes or microscope. Such solution is called true solution. ऐसा विलयन जिसके अवयवी विलेय कण अत्यधिक महीन होते हैं, जिन्हें ना तो खुली आंखों से देखा जा सकता है और ना तो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? वास्तविक विलयन। ठीक है। फिर वास्तविक विलयन के बाद सेकंड आ जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन आर सच सॉल्यूशन whose colloidal particles, whose solute particles are of range 10 to the power -9 to 10 to the power -4 to -9। एक ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वो 10 to the power -9 से 10 to the power -4 तक होता है। 10 to the power -9 से 10 to the power -4 तक होता है स्टूडेंट। तो वो आपका क्या कहलाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। मीन्स एक सॉल्यूशन लेंगे, उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो 10 to the power -9 से लेके कितना तक होगा? 10 to the power -4 तक होगा। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। दे आर नॉट सीन बाय नेकेड आइज, इसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, बट दे आर यूजुअली सीन विथ माइक्रोस्कोप, इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। एक ऐसा विलयन जिसमें अवयवी विलेय कणों का आकार 10 to the power -9 से 10 to the power -4 तक होता है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। कई बार कई बुक्स में इसका रेंज को 10 to the power -14 से 10 to the power -9 तक भी दिया रहता है ना। तो 10 to the power -9 को आप बेसिक याद रखेंगे। अगर इतने आकार का रहेगा तो आपका वो क्या, कौन सा सॉल्यूशन है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है। कोलाइडी विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें अवयवी कणों का, विलेय कणों का जो आकार रहता है
वो इसके बीच में उपस्थित रहता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कोलाइडी विलियन कहलाएगा। दो सॉल्यूशन इन विच द रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्यूट पार्टिकल इज 10 to the power -9 to 10 to the power -4 or 10 to the power -14 to 10 to the power -9. Such solution are called colloidal solution. It is not seen by naked eyes, but it is seen by microscope. इसको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन्स जिसका आकार 10 to the power -4 से बिगर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज रहेगा, क्या रहेगा, विलेय के कणों का जो आकार रहेगा, यदि वह 10 to the power -4 से, या बोले तो 10 to the power -9 से अगर बड़ा हो जाता है, तो वह आपका क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा विलयन जिसमें अवयवी कणों का जो आकार है, ठीक है, अवयवी कण मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो साइज है वो मोर देन 10 to the power -4 और 10 to the power -9। जनरली मेरे अनुसार 10 to the power -4 है, बट कई बुक में आपको 10 to the power -9 भी दिया रहेगा। इससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपने तीनों सॉल्यूशन देख लिया। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको ना तो खुली आंखों से, ना तो उसके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल छोटे होते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देखा जा सकता है, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। और सस्पेंशन में पूरे पार्टिकल्स हम लोग को नेकेड आइज से भी दिखाई देते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। कई ऐसे एग्जाम्पल होते हैं सस्पेंशन के जो हमको नेकेड आइज से नहीं दिखते, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की सहायता का यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसमें टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट इसमें शो नहीं होता। ठीक है, इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा और ये भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। इट शो टिंडल इफेक्ट, इट डज नॉट शो, इट शो एंड इट शो। मीन्स यह टिंडल प्रभाव को क्या करता है, प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि लाइट रे पूरी पार हो जाएगी। यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है और इसमें भी कुछ हद तक टिंडल प्रभाव देखने के लिए मिलता है। दूसरा, ब्राउनियन मूवमेंट। धीरे धीरे करके एक एक चीज पढ़ेंगे। ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति, ब्राउनी गति इसमें देखने के लिए नहीं मिलती है, इसमें देखने के लिए मिलती है और इसमें देखने के लिए नहीं मिलती है। सीधी गति करता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े रहते हैं, सीधे चले जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर तक? जो क्रॉस है उन दोनों में नहीं मिलेगा और जिसमें राइट है उसमें मिलेगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट हो गया। अब विजिबिलिटी, विजिबिलिटी दृश्यता, दृश्यता तो देखो ये ना तो खुली आंखों से देख सकते हैं ना तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये खुली आंखों से भी देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। मतलब ना तो ये खुली आंखों से इसकी पार्टिकल्स देखेंगे, ना तो ये क्या बोलना चाहिए, माइक्रोस्कोप से। इसमें खुली आंखों से नहीं दिखेगा लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखेगा, और इसमें खुली आंखों और माइक्रोस्कोप दोनों से दिखाई देता है। क्लियर है स्टूडेंट? ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एक आप लोग बुक्स और एग्जाम्पल कर लेंगे, 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो ये ट्रू सॉल्यूशन क्लियर, कोलाइडल सॉल्यूशन क्लियर, सस्पेंशन क्लियर। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो एग्जाम्पल आता है वो अपन क्या लिख सकते हैं, मिल्क सॉल्यूशन। मिल्क लिख सकते हैं, जल में पानी मिलाओ, पानी में जल मिलाओ, ये हो गया। एक और क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, सेल्यूलोज को जब सेल्यूलोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल आ जाएंगे। सेल्यूलोज का विलयन, ग्लूकोज का विलयन, दूध का विलयन, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल है, कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है स्टूडेंट। क्लियर है? ये टॉपिक आप लोगों को प्रॉपरली राइट करना है, और राइट करने के बाद अगला जब अपन लोग क्लास लेके आएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स, वहां पे मैं आप लोगों को पूरा इसको कंप्लीट करूंगा स्टूडेंट। अगला टॉपिक आ जाते हैं जो मैंने अभी बताया है। एक टॉपिक अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है? ब्राउनी गति, ब्राउनी गति। ठीक है स्टूडेंट, ब्राउनी गति होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्राउनियन मूवमेंट?
तो ब्राउनियन मूवमेंट को किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखेंगे, ब्राउनियन मूवमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन इन बॉटनी। किसमें खोजा गया था इसको? बॉटनी में, मतलब जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में, याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इस गति को किसके लिए खोजा था? बॉटनी के लिए खोजा था, लेकिन यूज हुआ केमिस्ट्री में। कैसे? उन्होंने ये बोला कि अगर हम लोग एक कोई सा भी क्या ले ले, कंटेनर ले ले, और उस कंटेनर में वाटर को फिलअप कर दे। किसको फिलअप कर दे? वाटर को फिलअप कर दे। और वाटर को फिलअप करने के बाद उसमें छोटे छोटे पराग के कण को जब क्या करे, नीचे गिराए, डिस्पैच करे। पराग के कण मतलब सब समझते हैं, पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स को जब डिस्पैच करें, तो डिस्पैच करने के कारण ये पॉलन ग्रेन ऐसे सीधा गति नहीं करके जाएगा, ये क्या करेगा? हल्का होने की तरह टेढ़ी मेढ़ी गति करके नीचे जाएगा। तो इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को उसने कौन सी गति का नाम दे दिया? ब्राउनियन मूवमेंट दिया। क्या उन्होंने प्रैक्टिकल क्या किया? एक कंटेनर लिया ग्लास का, उस ग्लास के कंटेनर में पानी भर दिया और पॉलन ग्रेन को डिस्पैच कर दिया, थोड़ा सा ऐसे छिड़क दिया। छिड़कने के बाद कुछ देर बाद पॉलन ग्रेन नीचे तली में जाके बैठना स्टार्ट किया। अब वो पॉलन ग्रेन सीधे गति ना करके क्या किया? टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग मैनर पे मोशन किया, और जिग जैग मैनर पे इसके मोशन को उसने क्या नाम दे दिया? ब्राउनियन मूवमेंट नाम दे दिया। अब उसी प्रकार से जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन ले, कौन सा सॉल्यूशन ले ले? कोलाइडल सॉल्यूशन ले, कोलाइडी विलियन ले, और इसी कोलाइडी विलियन को अगर हम लोग फिर से कंटेनर में रख दें, और कंटेनर में रखने के बाद अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें, तो हमको ये पता चलता है कि जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल्स सीधी गति नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, इसी गति को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति। When colloidal solution is seen through naked eyes, then it is observed that colloidal particle does motion in a zigzag manner. Such motion is called Brownian movement या Brownian motion. कोलाइडी विलियन को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर यह पाया गया कि उसमें उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं, वो सीधे गति ना करके टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। तो कोलाइडी कणों के इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। क्लियर हो गया? मीन्स इट इज ऑब्जर्व दैट कोलाइडल पार्टिकल डज मोशन इन अ जिगजैग मैनर। यह ऑब्जर्व किया गया कि कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह की गति करते हैं? जिगजैग मैनर, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इसी टेढ़ी मेढ़ी गति को ही हम लोग कौन सी गति बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ब्राउनी गति। और इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसके लिए किया था? बॉटनी के लिए किया था, पॉलन ग्रेन्स को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन इसका रियल यूज कहां पे हुआ? आपका केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं स्टूडेंट। ब्राउनियन मूवमेंट के बाद इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है? देखो, कोई सा भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कोई सा भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट हमको पता है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है विद्युत अपघट्य। इसको भी समझना पड़ेगा आपको, विद्युत अपघट्य होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, देन इट डिसोसिएट इनटू आयंस। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अगर अपने आयनों में टूट जाते हैं तो उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इनटू आयन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में यदि टूट जाते हैं तो इन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्लियर हो गया? दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू आयंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब कोई सा भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट दो आयन से मिलकर बना होता है। एक होता है केटायन, केटायन को पॉजिटिव आयन बोलते हैं। एक होता है एन आयन, एन आयन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव आयन बोलते हैं। कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट कितने आयन से मिलकर बना होता है? दो आयन से मिलकर बना होता है, केटायन और एन आयन।
अब इलेक्ट्रोफोरोसिस में क्या होता है, एक हम लोग यू शेप्ड का ट्यूब ले लेते हैं या किसी भी शेप्ड का ट्यूब ले लेते हैं और इसमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर दिया जाता है, फिलअप कर दिया जाता है, विद्युत अपघट्य को पूरी तरीके से इसमें फिलअप कर दिया जाता है। फिलअप करने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, प्लस और माइनस। सबसे पहले हमको क्या ले लेना है, एक कंटेनर ले लेना है, उस कंटेनर में क्या डाल देना है, इलेक्ट्रोलाइट डाल देना है। इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद, विद्युत अपघट्य डालने के बाद उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देना है और 2 इलेक्ट्रोड लगाने के बाद उसमें करंट अप्लाई करना है। करंट अप्लाई करेंगे तो ये अपने आयंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूटेगा तो कैटायन और एनायन बनाएगा। क्या बनाएगा, कैटायन और एनायन। धन आयन और क्या बनाएगा, ऋण आयन बनाएगा। अब ये जो पॉजिटिव आयन अलग हो गया, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इस तरीके से ये टूटने लगेगा। क्लियर हो गया। अब ये जब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन करके टूटने लगेगा तो यदि पूरे पॉजिटिव आयन किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव सिरे की तरफ। पूरे पॉजिटिव आयन किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव सिरे की तरफ। और पूरा नेगेटिव आयन किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव सिरे की तरफ। तो इसी आयन का जो मूवमेंट है, ये आयन का जो मूवमेंट रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफोरोसिस कहलाएगा। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर अपने आयंस में टूटने के बाद यदि वे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, व्हेन द आयंस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरोसिस। जब इलेक्ट्रोलाइट के वियोजित आयन क्या होते हैं, कैथोड और एनोड सिरे की तरफ गमन करना प्रारंभ करते हैं, कैथोड और एनोड सिरे की तरफ गमन करना प्रारंभ करते हैं, तो इसे हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है, फिर से एक बार देख लेते हैं। वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है, कोई सा भी एक हम लोग कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद उसमें करंट अप्लाई करेंगे, करंट अप्लाई करने के कारण आयंस में टूट जाएगा। अब आयंस में टूटने के बाद अगर पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देगा, जाना स्टार्ट कर देगा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रोफोरोसिस या विद्युत कण संचलन। किसी भी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में टूट जाता है और यदि वे आयन किसकी तरफ गमन करना प्रारंभ कर देते हैं, इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। स्टूडेंट क्लियर है इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस के आगे का जो टॉपिक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफोरोसिस को टोटल 2 भागों में बांटा गया है, कैटाफोरोसिस और एक होता है एनाफोरोसिस। नाम से ही क्लियर है, ठीक है। कैटाफोरोसिस मतलब पॉजिटिव आयन का मूवमेंट, धन आयन का मूवमेंट, और एनाफोरोसिस मतलब माइनस आयन का मूवमेंट। क्लियर है स्टूडेंट, यहां पर तक ये कंप्लीट। अगला प्रोसेस आ जाता है डायलिसिस, अपोहन। डायलिसिस क्या होता है स्टूडेंट, डायलिसिस आप लोग सुने भी होंगे, ठीक है। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इम्प्योर सब्सटेंस को, अशुद्ध पदार्थ को बॉडी से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अब डायलिसिस क्या प्रोसीजर होता है स्टूडेंट, डायलिसिस इज दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच अनवांटेड मटेरियल, इम्प्योर मटेरियल गेट आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। मतलब हमारे शरीर से जब अशुद्ध पदार्थों को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा अशुद्ध पदार्थों को बाहर निकाला जाता है वो आपका क्या कहलाता है, डायलिसिस या फिर अपोहन कहलाता है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, जनरली किडनी। हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट है किडनी, उस किडनी की सहायता से हम लोग अशुद्ध पदार्थों को अपने शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अशुद्ध अपशिष्ट जिसको बोलते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं,
खाना खाने के बाद हमारा पाचन होता है कहाँ, स्टमक में। स्टमक में पाचन होने के बाद जितनी एनर्जी रहती है वो हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने का जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस बच जाते हैं, वो किडनी में जाता है। और किडनी क्या करता है, उस अवशिष्ट पदार्थ को प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है। उससे जितनी एनर्जी रहती है वो गेन कर लेता है, बाकी सभी को क्या कर देता है, एक्सक्रेटा के रूप में बाहर निकालने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत में भेज देता है। क्लियर हो क्या? तो डायलिसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्यूरिटीज, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड डायलिसिस। एकदम सिंपल वर्ड में, हिंदी में क्या, अशुद्धियों को निकालने की प्रक्रिया, निकालने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है, अपोहन कहलाती है। एक तो नेचुरल डायलिसिस अपन जानते हैं, कौन सा होता है नेचुरल डायलिसिस, जो किडनी करता है, और एक होता है इलेक्ट्रो डायलिसिस जो डॉक्टर लोग करते हैं। इलेक्ट्रो डायलिसिस, जब किसी व्यक्ति का किडनी काम करना बंद कर देता है तो उसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रो डायलिसिस में उसको रखा जाता है, जो प्यूरिफिकेशन किसके, मशीन के हेल्प से क्या किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में प्रैक्टिकल के रूप में समझेंगे स्टूडेंट। तो क्लियर है आप लोगों को डायलिसिस तक का टॉपिक। डायलिसिस के बाद आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। क्लास 9th में आप लोगों ने टिंडल इफेक्ट पढ़ा हुआ है, टिंडल प्रभाव। तो कल जब अपन क्लास लेंगे, मैं तो आप लोगों को क्लास में टिंडल इफेक्ट दूंगा ही, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई करेंगे टिंडल इफेक्ट को पहले से पढ़ने का। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव को आप लोग पढ़ के रखेंगे, टिंडल प्रभाव। क्लियर स्टूडेंट? ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको पहले से रीड करके रखना है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव को पढ़ के रखना है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।